हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो हम देखने वाले हैं यूनिक के प्रैक्टिस सेट 2 और प्रैक्टिस सेट 2 का जो है आज हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों, इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, इस सेशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो कब होगा, तो शाम के 6 बजे, राइट। तो शाम के 6 बजे आप जो क्लास अटेंड करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और इससे पहले हमारा क्लास था कब, तो 12:30 बजे और सुबह के 9 बजे। अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसका लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। यानी तो आई बटन पे क्लिक करके जो आप उन 2 क्लासों को देख सकते हैं, सुबह 9 बजे की क्लास और दोपहर के 12:30 बजे की क्लास। दोस्तों, आप सभी को गुड आफ्टरनून टू ऑल। दोस्तों, जल्दी से आप अपने दोस्तों सबको जल्दी से इनवाइट कीजिए। तो आज जो है हम प्रैक्टिस सेट 2 का जो है रिवीजन करेंगे, राइट। अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों से जल्दी से शेयर कीजिए कि ताकि वो भी इस सेशन से जुड़ पाए और इस रिवीजन टेस्ट से अच्छे से प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर सके। तो दोस्तों, चलते हैं बिना टाइम गंवाए, हम जो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। ये है प्रैक्टिस सेट 2 का। अगर आपके पास यूनिक का बुक होगा तो उसमें प्रैक्टिस सेट 2 में जो सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार है। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, तो सौर ऊर्जा। क्या होगा इसका आंसर, सौर ऊर्जा। तो दोस्तों, इन सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस तो आप पहले भी कर चुके होइएगा और ये जो हमारा क्या है, रिवीजन सेशन है। तो इसमें हमें क्या करना है, जल्दी से क्वेश्चनों को जो है सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर। इसे थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। देखिए अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा इसका ऑप्शन भी। क्वेश्चन है कि बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है। अब बताइए, बिजली की खपत का बिल जो है वो किसके मापन पर आधारित है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या है दोस्तों, वाट, वोल्टेज, ओम और एम्पियर। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शन ए में है केवल एक यानी वाट, बी में है वाट और वोल्टेज, सी में क्या है, वोल्टेज और ओम, और डी में क्या है, डी में है वाट और एम्पियर। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, बिजली की खपत का बिल का जो मापन है वो किस पे किया जाता है, तो वाट पे। किस पे, वाट पे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। तो इसे मैक्सिमाइज कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है 3 नंबर, हास्य गैस। तो दोस्तों, हास्य गैस को क्या कहते हैं, तो हास्य गैस जो दोस्तों क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड को जो है हास्य गैस कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों को जल्दी से इन्वाइट कीजिए ताकि वो भी इस रिवीजन सेशन से जुड़ सके। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है। तो निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु जो है वो कौन सा है, तो यूरेनियम। कौन सा है दोस्तों, यूरेनियम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है 5 नंबर कि जल का अस्थायी कठोरता का कारण क्या है। तो दोस्तों, जल के अस्थायी कठोरता का जो कारण है वो क्या है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट। क्या है ऑप्शन इसका, बी। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। तो जल के अस्थायी कठोरता के यही कारण है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन ये है कि सर्वदायी रक्तदाता का रक्त ग्रुप क्या होता है। क्वेश्चन क्या है कि सर्वदायी रक्तदाता का रक्त ग्रुप क्या होता है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी यानी ओ। सर्वदायी रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है ओ। अगर आपने 12:30 बजे का क्लास आज किया होगा तो इसका आंसर आपको जरूर पता होना चाहिए कि इसका आंसर जो है क्या होगा। दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। सर्वदायी रक्तदाता ग्रुप कौन सा है, तो ब्लड ग्रुप ओ। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है 7 नंबर। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग। अब बताइए वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग, तो दोस्तों कितने वर्ष पूर्व हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, तो सी नंबर। कितना हो जाएगा, तो जल्दी से बताइए कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। कितने साल वर्ष पूर्व, तो 20 लाख वर्ष पूर्व। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है 8 नंबर कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है। तो दोस्तों, सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है वो कौन सा है, सिकुआ। कौन सा है, सिकुआ का पेड़। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने 12 बजे की क्लास में प्रैक्टिस किया था कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, सिकुआ। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है।
तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने साढ़े 12 बजे प्रैक्टिस किया था कि किस वनस्पतिक खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है, तो सोयाबीन में। किसमें? सोयाबीन में। दोस्तों आप एक भी क्लास जो मिस मत कीजिए, क्योंकि सारे क्लास आपके लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने साढ़े 12 बजे वाली क्लास में ये 8 नंबर क्वेश्चन और 9 नंबर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी। किसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है? तो सोयाबीन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं 10 नंबर क्या है। अब देखिए दोस्तों 10 नंबर क्या है, और 10 नंबर के साथ अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। अब बताइए मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? दोस्तों कैसे रोका जा सकता है? तो वन रोपण द्वारा। किसके द्वारा? वन रोपण द्वारा, यानी वृक्ष को रोप के, यानी वृक्ष को क्या करेंगे, तो रोप के जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी पेड़ पौधे लगाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अब देखिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन कि न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कौन सा है? उड्डयनहीन यानी जो उड़ नहीं सकता है। तो न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला बिना उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कीवी। कौन सा? कीवी। कीवी जो है इसका दोस्तों सही आंसर होगा। क्या होगा? कीवी। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कि समुद्र नीला प्रतीत होता है किसके कारण? बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए। इसका आंसर बताइए कि समुद्र नीला प्रतीत होता है किसके कारण? और जल्दी से अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिएगा, जल्दी से इस प्रैक्टिस सेशन से जुड़ सके। तो दोस्तों 12 का आंसर क्या हो जाएगा? समुद्र जो है नीला प्रतीत होता है किसके कारण? तो प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। बी जो है दोस्तों इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है? तेज हवा बहने वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। क्वेश्चन क्या है? तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता है, क्यों? दोस्तों ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा जो है किसके कारण होता है? वाष्पीकरण की दर तेज होने के कारण जो है ओस नहीं बन पाता है। तो तेज हवा वाली रात्रि में वाष्पीकरण की दर तेज होने के कारण जो है ओस नहीं बन पाता है। तो इसका आंसर क्या 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 हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 14 नंबर, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? क्वेश्चन क्या है? जीवन चक्र की दृष्टि से। तो दोस्तों जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? पुष्प। कौन सा? पुष्प। तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। इसका सही ऑप्शन होगा ए जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्क्योप्टेरिक्स क्या है? आर्क्योप्टेरिक्स क्या है? दोस्तों आर्क्योप्टेरिक्स जो है ये क्या है? क्या है ये? तो जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। क्या है? आर्क्योप्टेरिक्स जो है क्या है? एक सर्वपुरातन युग का पक्षी है। तो इसका आंसर होगा ए जो है दोस्तों इसका सही आंसर होगा। और इसी क्वेश्चन के साथ अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज इस सेशन को लाइक कीजिए और हमारे जो चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, एस्प्रिन है। तो दोस्तों एस्प्रिन जो है क्या है? तो एस्प्रिन जो है क्या है? एक जल्दी से बताइए एस्प्रिन जो है क्या है? आप सभी ने इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस पहले ही कर चुके होइएगा। तो एस्प्रिन क्या है? एंटीप्रेटिक है। क्या है? एंटीप्रेटिक। और आज जो 9 बजे की क्लास था उसमें हम लोगों ने देखा था कि एंटीप्रेटिक क्या होता है। ठीक है, एंटीप्रेटिक क्या होता है? अगर आपने नहीं देखा है तो सुबह 9 बजे वाली क्लास को जरूर देख लीजिएगा कि एंटीप्रेटिक क्या होता है। अब देखिए क्या 17 नंबर क्वेश्चन कि अपमार्जक क्या है? तो दोस्तों अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक एक शोधन अभिकर्ता है। क्या है? शोधन अभिकर्ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अभिमार्जक या डिटर्जेंट क्या है? लंबी श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन युक्त शोधन अभिकर्ता है। शोधन अभिकर्ता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। अब बताइए रेडियोधर्मी पदार्थ जो है वो क्या उत्सर्जित करता है? दोस्तों ये जो है क्या उत्सर्जित करता है? तो ये सभी चीजें उत्सर्जित करता है। कौन सा? तो अल्फा कण भी, बीटा कण और गामा किरण। रेडियोधर्मी पदार्थ जो है अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण तीनों जो है उत्सर्जित करता है। तो इसका ऑप्शन होगा डी। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन की डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। अब बताइए डॉल्फिन जो है किसमें वर्गीकृत किए जाते हैं? तो दोस्तों डॉल्फिन जो है वो किसमें वर्गीकृत होते हैं? तो स्तनी में। किसमें? स्तनी में। अब देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है और ये किससे है? श्रृंखला से। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम कौन से उपभोक्ता कहलाएंगे? देखिए जब हम बकरी का मांस खाएंगे तब हम कौन से उपभोक्ता कहलाएंगे? तो दोस्तों कौन सा उपभोक्ता कहलाएंगे अपने लोग? तो द्वितीय उपभोक्ता कहलाएंगे। क्या चीज कहलाएंगे? द्वितीय उपभोक्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी जो है इसका दोस्तों सही आंसर होगा। अगर आपने जैव श्रृंखला पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर इजीली पता होगा कि जब हम बकरी या भेड़ को खाएंगे तो हम कौन से उपभोक्ता होंगे? द्वितीय उपभोक्ता। देखिए
कीट क्या होता है, कीट पनपता है, ठीक है। तो उसे कौन खाएगा, बकरी खाएगा। तो बकरी क्या हुआ, प्रथम उपभोक्ता, बकरी क्या हुआ, प्रथम उपभोक्ता। और बकरी को क्या हो जाएगा, बकरी को मानव खा जाएगा, तो मानव क्या हो जाएगा, सेकंड उपभोक्ता यानी द्वितीयक उपभोक्ता। इसका सही आंसर क्या होगा, बी। उसी प्रकार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, ग्रीन पीस क्या है। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, ग्रीन पीस। तो बताइए ग्रीन पीस जो है क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए और आंसर बताइए ग्रीन पीस क्या होता है। आप सभी को पता होगा कि ग्रीन पीस जो है दोस्तों एक पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, किस चीज का, तो पर्यावरण समर्थकों का। तो पर्यावरण समर्थकों का एक क्या है, संगठन है ग्रीन पीस। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, राज्यपाल को अधिकार पद की शपथ कौन दिलाता है। सिंपली समझिए कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है। तो बताइए राज्यपाल को शपथ जो है वो कौन दिलवाता है। तो दोस्तों राज्यपाल को शपथ जो है कौन दिलवाता है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जबकि हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको उनके शपथ जो है कौन दिलवाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी भारत के चीफ जस्टिस। भारत के चीफ जस्टिस जो है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। जबकि राज्यपाल जो है वो स्टेट के जो जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस स्टेट के यानी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो राज्यपाल को शपथ दिलवाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है दोस्तों इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, साप्टा का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों साप्टा क्या है, साप्टा यानी SAPTA। क्या, SAPTA। अब आपको बताना है कि SAPTA का पूरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों साप्टा का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। क्या होता है, साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। तो साप्टा का ये पूर्ण रूप है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ए। और इस ऑप्शन के साथ अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस प्रैक्टिस सेशन से जुड़ सके और दोबारा इस सेशन को रिवीजन कर सके, यानी प्रैक्टिस सेट का रिवीजन दोबारा कर सके। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। अब बताइए हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो दोस्तों किस रंग का उपयोग हुआ था, तो लाल रंग का। किसका, लाल रंग का। अब जो है हमारा क्या होगा, हिस्ट्री का क्लास आने वाला है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री के टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, यानी क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे। तो उसमें हम लोग देखेंगे हड़प्पा वाले में कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था, तो लाल रंग का। किस रंग का, लाल रंग का। अब देखिए 25 नंबर, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। क्वेश्चन क्या है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। तो दोस्तों ये जो है किसको समर्पित है, तो ये समर्पित है सोम और इस पेपर नामांकित देवता को। किसको, सोम देवता और इस पेज पर जितने भी नामांकित देवता हैं उनको समर्पित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है दोस्तों इसका सही आंसर होगा। देखिए डी ऑप्शन क्या है हमारा, सोम और इस पेपर नामांकित देवता। चलिए देखते हैं 26 नंबर, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। तो दोस्तों धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर जो है वो क्या है, तो इसकी दर क्या है, तो 1/6 पार्ट। क्या है, 1/6 पार्ट, यानी आपके हिस्से, आपके जितना भी हिस्सा है उसके 6 भागों में से एक भाग जो है आपको टैक्स देना पड़ेगा। किसको, तो राज्य सरकार को। देखिए अब क्वेश्चन क्या है 27 नंबर, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया। बताइए बराबर की गुफाओं का उपयोग जो है किसने आश्रय गृह के रूप में क्या था। तो दोस्तों किसने क्या था, तो इसका उपयोग जो है आजीविकों ने क्या था। किसने, आजीविकों ने। इसका सही ऑप्शन होगा ए जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। आप बताइए निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो कौन सा कहलाता है, 14 पूर्व। कौन सा, 14 पूर्व। तो निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो 14 पूर्व जो है वो सबसे क्या है, सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। क्वेश्चन क्या है, नगरों का क्रमिक पतन। तो दोस्तों नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो गुप्त काल की। किस काल की, गुप्त काल की। अब देखिए फास्ट थोड़ा क्लास करते हैं हम। चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया था। तो दोस्तों चीनी यात्री जो था इत सिंह वो बिहार का भ्रमण कब किया था। तो ये जो है बिहार का भ्रमण कब किया था, तो ये जो है कब किया था दोस्तों, तो ये क्या था 673 ईस्वी में। कितने में, 673 ईस्वी में। तो चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का परिभ्रमण 673 ईस्वी में किया था। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं क्योंकि आंसर इसका ऑप्शन नीचे दिया गया है। चलिए देखिए इसे थोड़ा और मिनिमाइज करते हैं, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है।
आपको बताना है कि भूमि पर कौन सा कर लगाया जाता है। चलिए इसे ऊपर करते हैं थोड़ा, बताइए भूमि पर लगने वाला कर कौन सा है? खराज, खम्स, उस्र और मुक्ताई। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ए में है केवल 1, बी में है 2 एवं 3, सी में क्या है 1 2 3 और डी में है 1 3 एवं 4। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? तो ये कौन सा है? तो खराज है, उस्र है और मुक्ताई, यानी इसका ऑप्शन होगा डी। डी जो है दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा। डी क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा। तो तो डी में क्या सब है दोस्तों? तो डी में जो है क्या सब है? तो डी में है क्या? देखिए डी में क्या सब है? थोड़ा ही पेन एरर मार रहा है, थोड़ा इसे सही कर लेते हैं। देखिए डी में क्या है 1 3 एंड 4, यानी खराज, उस्र और मुक्ताई, ये क्या है? भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर है। चलिए 32 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन क्या है 32 नंबर। क्वेश्चन है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान कीजिए जिसने बहमनियों बहमनियों से गोवा छीना था। अब बताइए विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान कीजिए जिसने बहमनियों से गोवा राज्य को छीना था। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा हरिहर द्वितीय ने। किसने? हरिहर द्वितीय ने गोवा राज्य को छीना था। किससे? बहमनियों से। इसका ऑप्शन होगा बी। बी जो है दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सुरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों का किस संप्रदाय से था? तो बताइए किस संप्रदाय से था? तो इसका संबंध था फिरदौसी से। किससे? फिरदौसी से। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है फिर से दोबारा प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, जिससे आपको बहुत सारे फायदे होने की चांसेज है। जिससे कि देखिए आप पहले जो प्रैक्टिस किए होंगे उसमें से आपको कुछ कुछ क्वेश्चन जो छूट गया होगा, तो आप जो है इस रिवीजन टेस्ट के माध्यम से उस सारे क्वेश्चन को जो फिर से रिवीजन कर सकते हैं, यानी फिर से कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है 34 नंबर। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा है, क्यों? अब बताइए इसका ऑप्शन जो नीचे दिया गया, कूट का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। देखिए आपको बताना है कि इसका आंसर जो क्या होगा। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा है, क्यों? तो बताइए क्यों महत्वपूर्ण रहा है? तो दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण रहा है किसके लिए? विद्या केंद्र के लिए और धार्मिक केंद्र के लिए। किसके लिए? विद्या केंद्र और धार्मिक केंद्र के लिए। तो मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर जो है वो महत्वपूर्ण है किसके लिए? विद्या केंद्र और धार्मिक केंद्र के लिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। डी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 35 नंबर। क्वेश्चन को थोड़ा मैक्सिमाइज करते हैं और इसे अच्छे से सेटअप कर लेते हैं, राइट। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? अब बताइए निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो दोस्तों किसे सम्मानित किया था? तो सर टॉम्स रो को। किसको? सर टॉम्स रो को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो दोस्तों कहां से अफीम प्राप्त होता था इसको? तो दोस्तों कहां से? तो गुजरात से। कहां से? गुजरात से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो दोस्तों मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। इसका आंसर हो जाएगा बी। मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह। तो दोस्तों इसमें करना क्या है कि देखिए सूची के नीचे दिए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। अब आपको देखना है कि सूची 1 जो है सूची 2 में किससे संबंधित है। चलिए बात करते हैं ऑप्शन के बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है क्या पे है? नागानंद। क्या है? नागानंद। दोस्तों क्या है यहाँ पे? नागानंद। तो बताइए नागानंद जो है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों नागानंद जो है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है किससे? हर्षवर्धन से। किससे? हर्षवर्धन से। चलिए इसे हम टिक करते चलते हैं, इसे अच्छे से हम टिक करते चलते हैं। चलिए नागानंद का संबंध है हर्षवर्धन से। किससे? हर्षवर्धन से। चलिए अब बताइए हर्षचरित्र। क्या है? हर्षचरित्र। तो दोस्तों हर्षचरित्र का संबंध जो है वो निम्नलिखित में से किससे है? तो हर्षचरित्र का संबंध है बाणभट्ट से। किससे? बाणभट्ट से। उसके बाद तुगलकनामा। अब बताइए तुगलकनामा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है दोस्तों? तो तुगलकनामा का जो संबंध है वो है किससे? अमीर खुसरो से। एकदम सीधे सही सही जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए तोफल उल मोहिउद्दीन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है राजा राम मोहन राय से। किससे? राजा राम मोहन राय से। जबकि देखिए नील दर्पण, ठीक है, नील दर्पण का लेखक कौन है? तो दीनबंधु। नील दर्पण क्या एक बुक है जिसके लेखक हैं दीनबंधु मित्र। दोस्तों ये नील दर्पण के बारे में अपन लोग पहले क्लास में चर्चा कर चुके हैं। तो नील दर्पण किससे संबंधित है? दीनबंधु से। अब बताइए ये 5 नंबर तो अपना छूट गया। तो अब बताइए यहाँ पे 5 ही था और यहाँ पे 6 ऑप्शन था। तो अब देखिए यहाँ से हमको क्या ना मिलाना है। अ का क्या हो जाएगा? 2। देखिए अ का 2 किस में है? चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए अ का है 2, तो इसमें देखिए 2 तो एक इसमें है और एक इसमें है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर वह ब का क्या है? 1। देखिए ब का 1 इसमें भी है और इसमें भी है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौ का क्या है?
3 क्या है 3। अब देखिए 100 में यहाँ पे बी में 3 नहीं है, इसमें तो है नहीं, इसमें नहीं है, इसमें है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। डी जो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। फिर जैसे कि देख लीजिए दो का क्या है 4 है, ठीक है। नील दर्पण का क्या है य का 6 यानी सही हमारा ऑप्शन डी। डी जो हमारा सही ऑप्शन है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन ये है, थोड़ा इसे सेटअप कर लेते हैं। देखिए 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। अब बताइए 1856 ईस्वी में कौन सा कानून जो है पारित हुआ था। इसे फिर से मिनिमाइज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया हमारा, ठीक है। आपको बताना है कि 1856 में कौन सा कानून पारित हुआ। ऑप्शन यानी यहाँ पे कूट दिया गया ए 1 है कि धार्मिक असुविधा कानून, सती निषेध रेगुलेशन, उसके बाद हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून और आज हड़पने का सिद्धांत। तो बताइए 1856 में कौन सा कानून पारित हुआ था। तो दोस्तों कौन सा कानून पारित हुआ था 1856 में, तो कौन सा, तो धार्मिक असुविधा कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, ये पारित हुआ था 1856 के समय में। तो इसका ऑप्शन होगा ए। इसका ऑप्शन क्या होगा ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 40 नंबर आप लोगों के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या है कि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई थी। तो बताइए सभा की स्थापना जो कब हुई थी, तो 1774 में। कब हुई थी 1774 में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 41 नंबर कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था। तो महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था। दोस्तों किसे कहा जाता था, तो गोपाल हरि देशमुख को। किसको, गोपाल हरि देशमुख को जो है लोकहितवादी कहा जाता था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा डी। डी में ऑप्शन क्या है, तो गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। चलिए कोई बात नहीं, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 42 पे। क्वेश्चन क्या है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। तो बताइए आकाशगंगा की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। तो दोस्तों सूर्य को कितना समय लगता है, तो 10 करोड़ वर्ष। कितना लगता है 10 करोड़ वर्ष। अब देखिए आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आग्नेय चट्टान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, तो सी ऑप्शन, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं। तो आग्नेय चट्टान जो है वो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। सी जो है इसका सही आंसर होगा। देखिए अब 44 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक पतन नगर नहीं है। तो दोस्तों कौन एक पतन नगर नहीं है, तो इनमें से कौन सा पतन नगर नहीं है, तो कैनबरा। कौन सा, कैनबरा। कैनबरा एक पतन नगर नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। बी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन क्या है कि परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। बताइए कितना वन अनिवार्य है, तो संपूर्ण भूमि का 33%। कितना, संपूर्ण भूमि का 33%। अब देखिए 46 नंबर, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है। तो कौन सा देश विश्व में अग्रणी है, तो कौन सा देश, चीन। कौन सा, चीन। कोयले के भंडार में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है, तो चीन। अब देखिए 47 नंबर, भारत के चावल के कटोरे के क्षेत्र नाम बताइए। तो भारत के चावल के कटोरे का क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, तो कौन सा है, तो कृष्णा और गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। कौन सा, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। अब 48 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो लूनी नदी। कौन सा, लूनी नदी। 49 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं, इसमें ऑप्शन नीचे दिया गया है। चलिए यहाँ पे आपको अच्छे से देखना है, इसका आंसर बताना क्या होगा। मॉनसून का निवर्तन इंगित होता है किस पे। दोस्तों मौसम का निवर्तन जो है वो किस पे इंगित होता है, तो किस पे होता है, तो दोस्तों साफ आकाश से। किस, साफ आकाश से। तो इसका ऑप्शन एक जो है वो सही हो जाएगा। तो एक किस में है, तो ए में। ए जो है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है। क्वेश्चन क्या है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी। तो दोस्तों 50 नंबर का आंसर हो जाएगा गंगा नदी। भारत की सबसे बड़ी बहने वाली नदी दोस्तों, बहने वाली नदी कौन सी है, गंगा। कौन सी है, गंगा। तो इसका सही आंसर होगा सी। सी जो है उसका सही आंसर होगा। और इसकी लंबाई कितनी है, तो 2500 किलोमीटर। चलिए अब बात करते हैं 51 नंबर का, और ये क्वेश्चन संबंधित है जनगणना से। चलिए बात कर लेते हैं जनगणना के बारे में क्या बोला गया इस क्वेश्चन में। देखिए जनगणना 2011 के क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। तो बताइए, अब आपको बताना है कि 2011 की क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। तो दोस्तों अवरोही क्रम में सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, तो अवरोही क्रम में सबसे पहले जो है कौन सा राज्य आएगा, तो सबसे पहले आएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद आएगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद आएगा आंध्र प्रदेश, और उसके बाद आएगा बिहार। तो सबसे पहले कौन आया, 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर कौन सा आया 1 नंबर और 2 नंबर। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा।
तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश और उसके बाद बिहार। तो हमारा डी ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा हिमनद जो है वो है रुंडन, रुंडुन। कौन सा? रुंडुन। सबसे बड़ा हिमनद है रुंडुन। अब देखिए यहाँ पे मड़मागाओ पत्तन स्थित है। बताइए मड़मागाओ पत्तन जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये जो स्थित है गोवा में। कहाँ पे? गोवा में। अब 54 नंबर है कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग जो है वो कौन सा है? तो अपतट में। कहाँ पे? अपतट में। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या है कि छोटा नागपुर पठार। क्वेश्चन क्या है? छोटा नागपुर का पठार। तो बताइए दोस्तों छोटा नागपुर का पठार क्या है? तो छोटा नागपुर का पठार जो है एक संप्राय भूमि है। क्या है? संप्राय भूमि है। तो इसका ऑप्शन होगा डी। चलिए 56 नंबर देखते हैं। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई। दोस्तों बिहार में पहली चीनी मिल जो है कहाँ पे स्थापित हुई थी? तो दोस्तों कहाँ पे स्थापित हुई थी पहली चीनी मिल? जल्दी से बताइए कहाँ पर? मोतिहारी में। कहाँ पर? मोतिहारी में। तो बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ पे स्थापित हुई? मोतिहारी में। अब बात करते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है हमारा इसे देख लेते हैं पहले। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में मिलती है? अब बताइए कौन सी नदी जो है जो बिहार के क्षेत्र में गंगा से मिलती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया और इसका कोड का प्रयोग करना है आपको। यहाँ पे गंडक, सोन, घाघरा और पुनपुन। कौन सी नदी जो बिहार में गंगा से मिलती है? तो यानी बिहार में गंगा की सहायक नदी कौन सी है? दोस्तों जल्दी से बताइए कौन सी सहायक नदी है? तो दोस्तों चारों नदी, यानी चारों जो है वो गंगा की सहायक नदी है और ये चारों नदी बिहार में बहने वाली नदी है। ठीक है, तो चारों नदी जो कहाँ बहती है? बिहार में। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि निम्नलिखित नदी में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है? तो चारों नदी गंगा से मिलती है। तो इसमें देखिए चारों ऑप्शन किसमें? ए में। ए ऑप्शन जो हमारा सही होगा। अब देखिए 58 नंबर। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी उसे भंग किया जा सकता है। दोस्तों ये किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा और मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को भंग किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी जो दोस्तों इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या है। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। अब बताइए लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है दोस्तों इसमें से क्या होगा? तो कोई भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए कितना होना चाहिए? तो 1/10। कितना हो चाहिए? उपयुक्त मतों का 1/10 पार्ट। कितना? 1/10 पार्ट इसका सही आंसर होगा। तो अगर ऑप्शन में 1/10 रहेगा तो 1/10 आंसर होगा, लेकिन वैध मतों का 1/3, 1/4, 1/5 सही नहीं होगा। क्या होगा? वैध मतों का 1/10 पार्ट। कितना होगा? 1/10 पार्ट न रहने पर उसका जो है क्या होता है? जमानत अपना खो देता है। चलिए देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन क्या है। मंत्रिपरिषद उत्तरदायित्व होता है। अब बताइए मंत्रिपरिषद जो है वो किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? तो दोस्तों किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है ये? तो ये जो है उत्तरदायित्व होता है किसके प्रति? तो संसद के प्रति। किसके प्रति? संसद के प्रति। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अब देखिए 61 नंबर क्वेश्चन। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटित आधारित है किस जनसंख्या के आधार पर? देखिए वर्तमान में लोकसभा में जो सीटें हैं वो किस साल की जनसंख्या पर आधारित है? तो बताइए किस साल की जनसंख्या पर आधारित है? तो ये जो आधारित है 1971 की जनसंख्या पर। किस पर? 1971 की जनसंख्या पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहते हैं तो वो अपना त्यागपत्र किसे देगा? देखिए किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष, कौन? विधानसभा का अध्यक्ष अगर अपना इस्तीफा देना चाहता है तो अपना इस्तीफा पत्र यानी त्याग पत्र वो किसे देगा? तो दोस्तों अपना त्याग पत्र जो वो किसे देगा? तो वो देगा उपाध्यक्ष को। किसको? उपाध्यक्ष को। उसी प्रकार अगर राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहता है तो वो अपना इस्तीफा पत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो वो अपना किसे देगा? राष्ट्रपति को। अगर दोनों एक साथ देना चाहता है तो दोनों एक दूसरे को देगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। लेकिन यहाँ पे क्या है? विधानसभा का अध्यक्ष जो है इस्तीफा देगा किसे? उपाध्यक्ष को। ठीक है, अब देखिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है 63 नंबर कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने देखा था लोकसभा को। ठीक है, तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को। लेकिन राज्यसभा को भंग करने का अधिकार दोस्तों वो किसी को भी नहीं दिया गया है, यानी इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो मैं आपको आंसर देने से पहले बता दूं कि राज्यसभा को जो है कोई भी भंग नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका उल्लेख जो है संविधान में नहीं किया गया है।
तो राजसभा को न भंग किया जा सकता है न ही समाप्त किया जा सकता है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, राजसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 64, थोड़ा इसे मिनिमाइज करते हैं और 64 नंबर क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। राइट, क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। तो बताइए इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। चलिए थोड़ा सा ऑप्शन देख लें अच्छे से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है वो सही है। तो दोस्तों कौन सा क्रम सही है, जल्द से बताइए कौन सा क्रम सही है। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, डी, यानी सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी और गणतंत्र। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। डी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर। क्वेश्चन क्या है, लोकसभा का नेता कौन होता है। दोस्तों लोकसभा का नेता जो है वो निम्नलिखित में से कौन होता है। तो कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। कौन होता है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। तो लोकसभा का नेता कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। अब देखिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। क्वेश्चन क्या है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। दोस्तों कहाँ पे आयोजित होता है, जल्दी से बताइए कहाँ पे आयोजित होता है, किस लिए आयोजित होता है, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग पहले ही प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तो इसका आंसर जो बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी केवल 4, यानी ऐसे विधेयक पर विचार करना और उसके पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। ठीक है, क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, यानी 66 का ऑप्शन होगा डी। अब देखिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा उसका विघटन किया जा सकता है किसके द्वारा। किसी राज्य में विधान परिषद का संरचना अथवा उसका विघटन जो है किसके द्वारा किया जा सकता है। तो दोस्तों किसके द्वारा किया जा सकता है, तो संसद द्वारा और राज्यपाल की अनुशंसा पर। किसके द्वारा किया जा सकता है, तो राज्यपाल की अनुशंसा पर संसद द्वारा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है विधान परिषद है, तो किस राज्य में है, जल्द से बताइए। तो केवल कहाँ पे, तो बिहार में। इन ऑप्शनों में से हमारा सही ऑप्शन होगा चार। कौन सा, बिहार। तो बिहार एक इन ऑप्शन में से एक ऐसा राज्य है जहाँ पे विधान परिषद है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। तो दोस्तों डी ऑप्शन जो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए जैसे कि मैं आपको बता दूं कि विधान परिषद जो है वो कहाँ कहाँ है, बिहार में है, जम्मू कश्मीर में, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो उन ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिहार। अब देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन प्रावधान प्रस्तुत करता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन के प्रावधान को प्रस्तुत करता है। तो बताइए कौन सा अनुच्छेद। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 में क्या कहा गया है कि विधानसभाओं को निर्वाचन के प्रावधान को प्रस्तुत करने के लिए। तो इसका आंसर होगा ए, ये जो है इसका सही आंसर होगा। बात करते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की कि बिहार से लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों बिहार से लोकसभा में सांसदों की संख्या जो है वो निम्नलिखित में से कितनी है, तो कितनी है, 40। कितनी है, 40। तो बिहार से लोकसभा में सांसदों की संख्या 40। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी जो हमारा सही ऑप्शन होगा। अब देखिए 91 नंबर, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। अब देखिए दोस्तों अब क्वेश्चन है हमारा हिंदी का। आप सभी को हिंदी जो आता ही होगा। अब आपको क्या करना है, आंसर बताना है, और आंसर क्या करना है, आपको कमेंट करना है। और कमेंट आप नहीं कर सकते हैं तो मन में सोच के रखिए और लास्ट में आपको बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही से दिया है। चलिए बात करते हैं हिंदी के क्वेश्चन का 91 नंबर क्वेश्चन कि जैसे ही अध्यापक महोदय आए कक्षा में क्या हो गया। दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, इन ऑप्शन में से एक शब्द चुनना है और बताना है इसका आंसर क्या होगा। जैसे ही अध्यापक महोदय आए कक्षा क्या हो गया, दोस्तों कक्षा क्या हो गया, शांत हो गया। अब टीचर के आने से कक्षा में शोरगुल थोड़ी ना होगा, कक्षा क्या होगा, शांत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा सी जो है इसका सही ऑप्शन होगा, यानी जैसे ही अध्यापक महोदय आए कक्षा शांत हो गई। इसका ऑप्शन होगा सी। अब चलते हैं 92 नंबर क्वेश्चन हिंदी के क्वेश्चनों पे। चलिए दोस्तों बात करते हैं हिंदी के क्वेश्चनों का। क्वेश्चन क्या है, दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। हिंदी तो आप सभी को आता होगा, आई होप कि आप सभी को आता ही होगा। देखिए क्वेश्चन है आदि, आदि का विलोम शब्द चुनना है। आदि का दोस्तों विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी से बताइए। आदि का विलोम शब्द जो है क्या होगा, क्या होगा, अनादि। क्या होगा, अनादि होगा। क्या होगा दोस्तों, अनादि होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी।
आई होप कि इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वहाँ से अब जो है दोस्तों जितने भी मॉक टेस्ट हैं उसका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। और अब जो है ना आपको डेली बाय डेली पीडीएफ दिया जाएगा, क्योंकि एग्जाम जो है बहुत ही नजदीक आ चुका है। तो अब जो है आपको हर एक क्लास का पीडीएफ दे दिया जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, देख लीजिए 93 नंबर। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कायल है, जबकि यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे क्या करना है, कोयल। क्या करना है, कोयल करना है। आपके पास अगर यूनिक का बुक होगा तो उसमें सही कर लीजिएगा। यहाँ पे कायल नहीं, यहाँ पे क्या होगा, कोयल। अब बताइए कोयल क्या कर रही है। तो दोस्तों कोयल महक रही है, कोयल भौंक रही है, कोयल बहक रही है, या कोयल कुक रही है। तो जल्दी से बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। बिल्कुल सही, क्या होगा इसका सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का इसका आंसर होगा डी। क्या होगा, डी, कूक रही है, कोयल कूक रही है। अब कोयल तो कुत्ता है नहीं जो भूकेगा, तो कोयल क्या करे, कूक रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी जो है दोस्तों इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 94 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों आपको हिंदी में ना एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्रैक्टिस सेट के जितने भी हिंदी के क्वेश्चन है वो आपको एक दिन जो है सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए जाएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। अब बताइए रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे चयन कीजिए, विकास डैश कमाने वाला सदस्य, विकास डैश कमाने वाला सदस्य। यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, देखिए सबसे पहले ऑप्शन की बात करें कहाँ का, तो विकास कहाँ कमाने वाला सदस्य। यहाँ तो प्रश्नवाचक चिन्ह तो है ही नहीं, तो हम कहाँ का तो यूज करेंगे ही नहीं। ठीक है, विकास घर कमाने वाला सदस्य। अब विकास तो घर तो कमाएगा नहीं, विकास क्या कमाएगा, पैसा कमाएगा। चलिए ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ए गलत बी गलत। अब देखिए विकास विदेश कमाने वाला सदस्य। अब बताइए विदेश थोड़ी ना कोई कमाएगा, कमाता तो पैसा है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट देते हैं क्या है, विकास एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। हाँ ये एक सही शब्द जो है जिससे जोड़ने पे क्या होगा, एक पूर्ण वाक्य बन जाएगा। विकास अपने परिवार का एकमात्र सदस्य है जो कि कमाता है, राइट। तो विकास एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। चलिए बात करते हैं 95 नंबर का, सही बर्तनी वाले शब्दों का चयन करें। देखिए बहुत ही डिफिकल्ट है क्वेश्चन, आपको देखने में तो बहुत ही इजी लग रहा है लेकिन डिफिकल्ट है। क्वेश्चन क्या है कि आपको सही उच्चारण वाले शब्दों का चयन करना है। बताइए यहाँ पे क्या है, गगन चौबी, गगन चुंबी और गगन चुंबी, गगन चुंबी। अब बताइए इसमें आंसर कौन सा सही होगा। देखिए यहाँ पे बात करने गगन चौबी गगन चुंबी का, इसमें अंतर आपको साफ दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे गगन चुंबी, यहाँ पे गगन चुंबी है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हम बता रहे हैं क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंट क्या है। यहाँ पे क्या है, दीर्घोकार है, यहाँ पे क्या है, हर्षों की मात्रा है। क्या है, यहाँ पे दीर्घों की मात्रा है, यहाँ पे हर्षों की मात्रा है। तो बताइए 95 का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा डी, गगन चुंबी होता है। इसका सही उच्चारण क्या होगा, गगन चुंबी, गगन चुंबी। इसको उच्चारण करें गगन चुंबी होगा, इसका क्या होगा, गगन चुंबी। यहाँ पे गगन चुंबी होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हर्षों की मात्रा वाले जो सही हो जाएगा गगन चुंबी। देखिए अब आपको कैसे पता चलेगा, देखिए हर्षुकार और द्विकार का डिफरेंस समझिए। देखिए हर्षुकार जिसी भी चीज में लगा रहता है उसे हम जल्दी बोलने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर जिसमें जो है दीर्घोकार का मात्रा लगा रहेगा उसे हम थोड़ा लेट तक बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे देख लीजिए, मूर्ति कैसे लिखते हैं, मूर्ति। मोह में क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, दीर्घों की मात्रा। तो क्या करते हैं, मूर्ति, यानी बोलने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर वही हर्षु करेगा तो बोलने में कम टाइम लगता है। तो गगन चुंबी, ऑप्शन क्या होगा, डी, डी जो हमारा सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं 96 का, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। अब यहाँ पे शब्द दिया गया, अब बीच में एक ठो खाली कर दिया है, ठीक है, एक शब्द नहीं दिया है, वो आपको चुनना है कि कौन सा सही होगा। मीनाक्षी को अपने किए की कुल्हाड़ी मिल गई, सजा मिल गई, गुड़िया मिल गई, या पुरस्कार मिल गई। अब जरूर मीनाक्षी ने कुछ गलत काम किया होगा, तो मीनाक्षी को क्या हो गया, मीनाक्षी को अपने किए की क्या हो गया दोस्तों, तो मीनाक्षी को अपने किए की सजा मिला होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, मीनाक्षी को अपने किए की सजा मिलेगी। यानी वो जरूर कुछ गलत काम की होगी इसीलिए उसे सजा मिलेगी। कुल्हाड़ी तो मिलेगी नहीं, गुड़िया भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो कुछ गलत काम की होगी। तो उसे गुड़िया कौन देगा, कोई नहीं देगा, पुरस्कार भी कोई नहीं देगा, तो उसे क्या मिलेगा, सजा मिलेगा, राइट। तो मीनाक्षी को अपने किए की सजा मिलेगी। चलिए बात करते हैं 97 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन बहुत ही इजी है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अब देखिए क्या है, इसमें एरर है, दुविधा आत्मविश्वास को सबसे बड़ी शत्रु है। ये तो पहले बोलने में गलत लग रहा है, क्योंकि ऑप्शन जो ये जो है रेखांकित शब्द ही वाक्य ही गलत है। दुविधा आत्मविश्वास को सबसे बड़ी शत्रु है, यहाँ क्या आत्मविश्वास का सबसे बड़ा शत्रु है, ठीक है, यह सबसे बड़ी शत्रु है। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा। देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन है पहला नंबर, दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ा शत्रु है, आत्मविश्वास की सबसे बड़ा शत्रु है। तो दोस्तों देखिए
हमारा क्वेश्चन नंबर है 97 और इसका आंसर आपको देना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों 97 नंबर का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। देखिए, दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ा शत्रु है। ये तो पहले गलती हो गया, आत्मविश्वास की के साथ आगे माता लगा दिया, ये तो गलत है। चलिए, उसके बाद देखिए, दुविधा आत्मविश्वास का सबसे बड़ी शत्रु है। यहाँ पे का को हटाकर हर्षिका लगा दिया, जो कि ये शुद्ध वाक्य नहीं बन पाया। चलिए इसको हटाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है। देखिए देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दुविधा आत्मविश्वास को सबसे बड़ी शत्रु है। तो यहाँ पे क्या होगा, दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा सी जो इसका सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं 98 नंबर पे। आपको करना है क्या, पर्यायवाची शब्द का चुनना है। अब बताइए अमृत का पर्यायवाची क्या होगा। बताइए अमृत का पर्यायवाची क्या होगा। तो दोस्तों अमृत का पर्यायवाची होगा पीयूष। क्या होगा, पीयूष। क्या होगा, पीयूष। चलिए आगे बढ़ते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। विलोम शब्द चुनना है किसका, अदान का। अदान का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, तो प्रदान। सुनने में ये लग जाता है कि अदान का क्या होगा, विलोम प्रदान होगा। क्या होगा, प्रदान। अदान का, अदान मतलब लेना, प्रदान मतलब देना, ठीक है। तो अदान का क्या हो जाएगा, प्रदान। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। यहाँ पे बोला क्या है, विलोम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 100 नंबर। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। अब देखिए दोस्तों, अकल पर पत्थर पड़ना, ये नहीं कि मतलब अब अकल पे पत्थर रख लिए तो हो गया अकल पर पत्थर पड़ना, नहीं, ये क्या एक मुहावरा है। इसका अर्थ आपको बताना है कि अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो बताइए अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ दोस्तों क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अब उस लड़के का अकल पे पत्थर पड़ गया, मतलब उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया, राइट। तो अकल पर पत्थर पड़ने का अर्थ होगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। तो दोस्तों आप लोगों को अकल पर पत्थर नहीं लेना है, आपको बुद्धि भ्रष्ट नहीं करवाना है, क्योंकि आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देना है, राइट। तो चलिए अब चलते हैं, अब मिलेंगे कब, तो शाम के 6 बजे क्लास में। और आज का हमारा बस इतना ही क्लास था, राइट, जिसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 2 को प्रैक्टिस किया। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे कब, तो शाम के 6 बजे, शाम के 6 बजे। तब तक के लिए चलते हैं, मिलेंगे शाम के 6 बजे अब अपने न्यू क्लास के साथ। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं कब, शाम के 6 बजे।